हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। चैप्टर आपका है कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स। मॉड्यूल डी की बात करें तो एबीएम में ये मॉड्यूल डी जो आपका कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में है, ये नया मॉड्यूल ऐड किया गया है। इस मॉड्यूल में पूरा आपको थ्योरी पढ़ना है। ये बैंकों में जो कंप्लायंस फंक्शंस हैं इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। पूरा थ्योरी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें को बार बार रिपीट किया गया है, तो ध्यान से आप समझिएगा। एक ही चीज को बहुत बार यहाँ पे आपको समझाया भी जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, आपको समझ आएगा कि जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप जो काम करते हैं उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कंप्लायंस जो आप कर रहे हैं, कंप्लायंस का मतलब क्या है डिटेल में अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ना सिर्फ इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो हम पूरे मॉड्यूल में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कंप्लायंस से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए चीजों को। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको समझना है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, बात करें यदि पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लायंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कंप्लायंस क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लायंस रिस्क एंड इट्स इंटर रिलेशंस टू अदर रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होता है और कंप्लायंस रिस्क के वजह से दूसरा रिस्क कैसे अराइज होता है, ये भी यहां पे हम बात करेंगे। कंप्लायंस पॉलिसी क्या है, कंप्लायंस प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स की बात करेंगे, स्कोप ऑफ कंप्लायंस की बात करेंगे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक, कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लायंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो हम कंप्लायंस की बात करते हैं। देखिए, कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो भी अनुपालन, इसका हिंदी यदि हम बात करें क्या होता है, अनुपालन करना, कि जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्या बताया गया है, यहां पे हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में, बैंक में जब आप काम करते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, कुछ आपके जो हैं कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ये सारी चीजों जिस प्रकार से है उस प्रकार से आपको काम करना ही कंप्लायंस का फंक्शन का आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लायंस, अब यहां डेफिनेशन क्या कर रहा है, कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन। अब देखिए यहां इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्यों बोला जा रहा है, एक एक चीज को समझिए। इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जो चीज बोला गया, जैसे एग्जांपल के लिए आप बात करें, केवाईसी, आपको जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो केवाईसी का जो गाइडलाइन है उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या है कंप्लायंस, कि केवाईसी गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, ये आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ये कह रहा है कि फॉलो नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो जो कंप्लायंस को देख रहा है कि हाँ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को वो इंडिपेंडेंटली उस चीज को वो ऑब्जर्व करेगा, किसी का दबाव उस पर नहीं होगा। यदि आप नहीं कर रहे हैं कंप्लाई, तो उस चीज के लिए रिपोर्ट करेगा, यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, दैट डिफाइंस, जो डिफाइंस करता है कि कौन, आप, ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस सिर्फ आपको कंप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रॉब्लम कर सकती है उस चीज को आइडेंटिफाई भी करना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, असेस करना कि क्या आपका कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मॉनिटर करना उस चीज को, एंड रिपोर्ट्स ऑन कंप्लायंस रिस्क टू द बोर्ड्स, बैंक्स बोर्ड। और उसके बाद यदि ऐसा लगता है कि कोई चीज प्रॉब्लम है तो उसे बैंक के जो बोर्ड होते हैं उसे डायरेक्टली रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ रही है, आगे देखिए। कंप्लायंस रिस्क इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस। अब कंप्लाई यदि आप नहीं कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बार बार मैं केवाईसी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा। आप केवाईसी के जो गाइडलाइंस है उसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या है कि कंप्लायंस रिस्क अराइज होगा,
है ना, इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस। अब क्या है कि बैंकों पर यदि आप कंप्लाई नहीं किए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, रेगुलेशन जो बताए गए हैं, तो आपके लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, रोक लगाए जा सकते हैं चीजों पे, ठीक है। आगे क्या है कि मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, और एक्चुअल में आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, फाइन लगाया जा सकता है इस चीज के लिए जब आप कंप्लाई नहीं करते हैं जो बोला गया है। बात समझ में आ रही है। और लॉस ऑफ रेपुटेशन, और रेपुटेशन का भी लॉस होगा। कैसे होगा कि जैसे आपने केवाईसी गाइडलाइंस का जो गाइडलाइंस है उसे आपने पूरा नहीं किया, उसके वजह से आपको फाइन लगाया गया। अब जब फाइन लगाया जाएगा तो आपका रेपुटेशन लॉस भी होता है ना, मार्केट में रेपुटेशन लॉस भी होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंप्लायंस रिस्क में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्लायंस रिस्क में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से रिस्क और इन्वॉल्व होते हैं। अब बैंक में सफर एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स फेल्यूर टू कंप्लाई। यदि आप कंप्लाई नहीं करते हैं, जो बताया गया है उसके अनुसार से आप काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या है कि विद द लॉ, जो लॉ बोल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इट्स बैंकिंग एक्टिविटी, की जो भी बैंकिंग एक्टिविटी जो चलाते हैं उसमें जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो बैंक क्या है, में सफर कर सकता है। कैसे सफर कर सकता है कि उसे रेगुलेटरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकते हैं उसके। तो इस प्रकार से जो है सो आपको सफर करना पड़ सकता है, ठीक है। Compliance function has to ensure a strict observance of all statutory provisions contained in various legislation such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act, etc. तो यहां पे जो कंप्लायंस फंक्शंस हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं कि जो भी आपके संवैधानिक प्रोविजंस है, जैसे आप बात करें कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा जो चीजें बताई गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बताया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा जो बताया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा, तो ये सारे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं इसको आपको कंप्लाई करना, ये सारे कंप्लायंस फंक्शंस में आते हैं। एज वेल एज टू इंश्योर, इसके अलावा ऑब्जर्वेंस ऑफ अदर रेगुलेटरी गाइडलाइंस, और फिर रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो टाइम टू टाइम जो भी बाद में इशू किए जाते हैं, वो सारी चीजों को कंप्लाई करना होता है, ये कंप्लायंस फंक्शंस में आते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय पीसीएसपीआई, आईबीए, फिडाई, फिमडा, है ना, तो यहां पे ये सारी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इसके द्वारा भी जो चीज बताया जाता है टाइम टू टाइम, जो भी कोड्स ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं, ये सारी चीज को भी फॉलो करना होता है, ठीक है। एंड ईच बैंक्स इंटरनल पॉलिसीज एंड फेयर प्रैक्टिस कोड, और बैंकों के द्वारा जो इंटरनल पॉलिसीज बनाई गई है उसे भी आपको फॉलो करना होता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां जो बात कर रहे हैं कि इंटरनल पॉलिसी जो बैंकों के द्वारा बनाया जाता है उसे भी फॉलो करना, ये कंप्लायंस फंक्शंस में आता है, ठीक है। लेकिन बैंक कोई भी पॉलिसी जो बनाती है, तो जो भी आपके रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपका आरबीआई की बात करें, तो इसके द्वारा जो भी चीजें हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनल पॉलिसीज भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे इंटरनल पॉलिसी भी और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं ना, इसके द्वारा जो भी चीजें बताई गई है, ये सारे को फॉलो करना ही कंप्लायंस फंक्शंस के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए, बहुत ज्यादा यहां समझना नहीं है। कंप्लायंस मींस क्या है, जो चीजें कही गई है उसको फॉलो करना। अब उसको हम डिटेल में यहां पे पढ़ने की कोशिश सिर्फ कर रहे हैं। कंप्लायंस लॉज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड जनरली कवर, ये जो भी कंप्लाई किया जाता है, जो बैंकों में जो कंप्लाई किए जाते हैं, जो चीजें कही गई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताए गए हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा बताया जाता है, ये कहां से निकल के आता है? तो जनरली कवर्स मैटर pertaining to observance of laid down rules and standards of market conduct, कि मार्केट में किस प्रकार से जो है सो कोई भी चीज यहां पे हो रहा है। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मींस क्या है कि एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रीटिंग कंज्यूमर्स फेयरली एंड इंश्योरिंग सुटेबिलिटी
ऑफ द कस्टमर्स एडवाइस, और कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कस्टमर्स के जो कुछ एडवाइस हैं उसे, ये सारी चीजों को मिल करके ही तो आपके रूल्स रेगुलेशंस जो भी यहां पे बनाए जाते हैं, जो भी आपके आरबीआई की बात करें, आपके सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, आईबीए की बात करें, ये सब जो है सो मार्केट में जो जिस प्रकार से चीजें निकल के आती है, ये सारी चीजों को मिला करके ही क्या है कि जो आपका लॉज की बात करें, रूल्स की बात करें, ये सारी चीज फ्रेम किए जाते हैं। इसीलिए यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी कंप्लायंस फंक्शन है, बैंकिंग की बात करें तो बैंक में आप किस प्रकार से डील करेंगे, किस आपका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, कि किस प्रकार से कस्टमर को ट्रीट करना है, तो ये सारी चीजों को एक तो है कि आपको खुद से भी जानना होता है, दूसरी चीज है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट है जो बताया जाता है, जैसे बीसी एसबीआई की बात करें तो किस प्रकार से बताता है कि यदि किसी कस्टमर का आपका एटीएम है, उसमें यदि पैसे मान लीजिए कि फंस गए हैं, नहीं निकले हैं, कितने दिन में आपको उसको उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, कोई लोन लेने के लिए आता है तो उसको कितने दिन में उसे आप जो है सो इंटरटेन करेंगे, तो ये सब आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं कि किस प्रकार से आपको काम करते हैं, तो ये सारी चीजें, बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं लिखी हुई है लेकिन फिर भी आपको फॉलो करना है। अब ऐसा यदि करते हैं तो क्या है कि आपके जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, आपके जो बैंक है, उसके लिए ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखिए, कंप्लायंस फंक्शंस में ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया गया है, आरबीआई के द्वारा जो बताया गया है, जो सेबी के द्वारा बताया गया है, उस चीज को या अदर रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा बताया गया है और बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको ही सिर्फ फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा ये बहुत ब्रॉड सेंस है, उसके अलावा किस प्रकार से आपको कोड ऑफ कंडक्ट करना है, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए भी काम करना, ये सारा कंप्लायंस फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। दे टिपिकली इंक्लूड अ स्पेसिफिक area such as the Prevention of Money Laundering Act, KYC norms, terrorist financing, and extend to tax laws relevant to structuring of banking product and advisory of customers। तो यहां पे यदि हम बात करें, स्पेसिफिक होकर के बात करें, कि ऐसे तो जनरल जो सेंस होता है इसका कंप्लायंस का बहुत ज्यादा ब्रॉड है ना, लेकिन यदि हम स्पेसिफिक यहां पे बात करें तो कौन कौन से एरिया मेनली इंपॉर्टेंट है, कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि कोई गलत ढंग से जो है सो आपको ब्लैक मनी जो है सो उस चीज को क्या करे, वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना कर पाए, केवाईसी नॉर्म्स को जो है सो आप प्रॉपर उसका इंप्लीमेंट करेंगे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग आपके थ्रू नहीं हो रहा है, आपके बैंक के थ्रू नहीं हो रहा है, इस चीज को भी रोकना है, एंड एक्सटेंड टैक्स लॉज रेलिवेंट टू द स्ट्रक्चरिंग, तो टैक्स लॉज को भी सही से फॉलो की, जैसे कि आपका कि 50,000 तक आपको जमा करना है तो उसके लिए क्या पैन कार्ड आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये जो भी आपके रूल्स हैं, ये सब चीज को फॉलो करना, ये स्पेसिफिक बात हुई। लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें तो कंप्लायंस का मतलब होगा कि आपको जो ट्रीट करना है, कस्टमर के साथ जो ट्रीट करना है, ताकि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, सही से आप डील करें, ये सारा फंक्शन कंप्लायंस में आता है। समझ में आ गई बात? देखिए, द बैंकिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली। अब बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करिए तो समय के साथ बहुत चेंज हो रहा है। पहले कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे, अब कंप्यूटर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट रहता है। इस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। विथ द इवोल्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, द इंटायर industry has undergone a massive transformations that has changed the way financial procedures are carried out and the way financial institutions now operates। तो वही चीज है कि समय के साथ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी नए नए आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो इस तरह से मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जब अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उसके साथ खतरे भी हो रहे हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट है, तो उस चीज को भी ध्यान में रख करके, ताकि एक बेटर वे में आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, कस्टमर सर्विस दे सके। आप पता चला कि आप बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसके पैसे हैं वो आपके क्या है, अकाउंट से ही गायब हो जा रहे हैं। तो ये आपको भी इसके सिक्योरिटी के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ता है, तो ये भी कंप्लायंस फंक्शंस में आते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या कह रहा है, अब यहां पे देखिए, जब इतना हमने पढ़ लिया तब जाकर के यहां पे एक्चुअल डेफिनेशन जो कंप्लायंस का है ये हम यहां पे देखने वाले हैं। देखिए क्या है, कंप्लायंस इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, आपको ऑब्जर्व करना है क्या चीज, फॉलोइंग लॉज, कि क्या लॉ क्या कह रहा है, रूल्स क्या कहता है, रेगुलेशंस क्या कह रहे हैं, एंड वेरियस कोड्स ऑफ कंडक्ट इंक्लूडिंग द वॉलेंट्री वंस, कि क्या आपके अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट में समझ में आ रहा है ना, कि जैसे आपका बीसीएसबीआई के द्वारा बताया गया है कि कोई रिकवरी एजेंसी है, लोन की रिकवरी करने के लिए गया है, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच में आप लोन की रिकवरी करेंगे, ठीक है, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। इस चीज का भी अनुपालन होना, इस चीज का भी कंप्लाई होना जरूरी है। तो इसीलिए यहां पे क्या कह रहा है कंप्लायंस फंक्शन, दोबारा देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कंप्लायंस का मतलब हो गया कि आपको फॉलो करना है क्या, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट, कि कोड ऑफ कंडक्ट भी जो कहते हैं, जो रूल्स में हो सकता है आपका नहीं लिखा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट जो कहता है उस चीज को भी आपको फॉलो करना है। तो यदि इस चीज को आप फॉलो करते हैं, इसके अनुसार से आप काम करते हैं, तो इसका मतलब है आप कंप्लायंस फंक्शंस प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। समझ आ गई? देखिए आगे, while मोस्ट ऑफ देम, अब देखिए ऐसा नहीं है इतना ही में सीमित है, अभी हम डिटेल में और बात कर रहे हैं, कंप्लायंस का पूरा यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। while most of them arise from external requirement, अब देखिए एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो कंप्लायंस फंक्शंस की बात, जो कंप्लायंस की बात है, ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है कि आपको आरबीआई के द्वारा बोला गया है, सेबी के द्वारा। अब बोलते सेबी आखिर बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों बोलेगा, उसके तो सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं। अब यदि कोई बैंक आईपीओ लाता है, ठीक है, तो आईपीओ लाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उस केस में क्या है कि सेबी के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यदि आपका सेबी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उस चीज को भी यहां फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एक तो हो गया कि मोस्ट ऑफ जो केस होता है वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है कि रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा जो बोला गया है उसके अनुसार से आपको काम करना है, ठीक है। अधरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन इंटरनल रूल्स, policies and procedures acting in accordance with the ethical practices is equally important। अब यहां पे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम, जो ज्यादा जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है उसके लिए किए जाते हैं। यहां पे कंप्लायंस फंक्शन कि आपके रेगुलेटरी बॉडी क्या कह रहा है, आरबीआई क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी इंटरनल रूल्स आपके हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, है ना, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द एथिकल प्रैक्टिसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि आप जो अपना प्रैक्टिस है का किस प्रकार से, बैंक का जो प्रैक्टिस है किस प्रकार आप काम कर रहे हैं। अब कोई भी प्रैक्टिस होगा तो वो तो एज पर जो बैंकिंग एक्टिविटी है उसी के अनुसार से ही होगा, तो उस चीज को भी यहां पे कंप्लायंस में इंक्लूड किया गया है कि ना सिर्फ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट बल्कि आपका इंटरनल रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर जो भी है उस चीज को भी कंप्लायंस, उसका भी कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कल्चर शुड इंश्योर अधरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस, कोड्स, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यदि आपका एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कल्चर है कि यदि आप सही, आपके जो बैंक है वहां पे एक स्ट्रॉन्गली यदि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिस प्रकार से आपके रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं बैंकिंग एक्टिविटी के लिए, तो वैसा यदि आप करते हैं तो शुड इंश्योर अधरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस, कोड्स, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज किया जा सकता है यदि आप स्ट्रांगली उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मींस क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आया है ना, कोई कस्टमर आकर को जो उसका मतलब हक होना चाहिए उस चीज को आप एक्चुअली जो है सो प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड ट्रीट कस्टमर्स फेयरली विद एटमोस्ट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह से कस्टमर को भी फेयरली आप ट्रीट कर पाएंगे यदि आपका स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कल्चर पहले से ही चल रहा है तो, है ना, हर चीज को, तो उस तरह से कस्टमर को फेयरली आप ट्रीट कर पाएंगे।
इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि यदि कोई कस्टमर आता है और आपको कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन हमें दिखाइए किस प्रकार से मेरा ट्रांजैक्शन है, तो इजी वे में आप उस चीज को प्रोवाइड कर पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी यहां पे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि यदि आप स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कल्चर आपके बैंक में है तो ये सब चीजें आप इजिली प्रोवाइड कर पाते हैं कस्टमर को। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू नर्चर the trust of its customer while delivering efficient customer services। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस प्रकार से करने का, यदि कंप्लायंस जो किए जाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, would be to nurture the trust of its customer while delivering efficient customer services, ताकि एक एफिशिएंट मैनर पे कस्टमर सर्विस आप दे सके, कहीं आपको आप पे कोई उंगली ना उठा सके, आप यदि सही से कंप्लायंस फंक्शन कर रहे हैं तो। ठीक है, 10 इस प्रकार से कंप्लायंस शैल गो बियॉन्ड व्हाट इज लीगली बाइंडिंग। देखिए यहां ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कंप्लायंस जो है शैल गो बियॉन्ड, ये बियॉन्ड है किसके, व्हाट इज लीगली बाइंडिंग, जो लीगल रूप से हमें बताया गया है आरबीआई के द्वारा कि आपको केवाईसी नॉर्म्स को पूरा करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपके रिकवरी एजेंट किस प्रकार से काम करें, कोड ऑफ कंडक्ट, उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस है उस चीज को करना एक तो लीगली बाउंडिंग हो गया। तो यहां कह रहा है कि कंप्लायंस ना सिर्फ लीगली बाइंडिंग है एंड एम्ब्रेस, है ना, एंड एम्ब्रेस ब्रॉडर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। इसके अलावा जो लीगली जो बोला गया है चीजें, इसके अलावा क्या है कि इंटीग्रिटी, एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस, ये इसके अलावा जो है सो इंटीग्रिटी आप जो है सो कस्टमर के साथ आप दिखा सकते हैं, एथिकल चीजें जो एथिकली जो होना चाहिए उस चीज को आप करते हैं, तो आप एक अच्छे गुड गवर्नेंस भी आप यहां पे दे पाते हैं। तो ये यहां पे क्या समझ में आया आपका, ब्रॉड सेंस में बात करें हम तो कि कंप्लायंस ना सिर्फ आपका लीगल चीजें जो बताया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा बताया गया है उतना ही तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी क्या है कि ब्रॉडर स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस भी प्रोवाइड करना, एक तरह से कंप्लायंस यदि आप करते हैं तो ये सब चीजें भी यहां पे होता है, जो बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे क्या कह रहा है कि दीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू इंटरनल कंप्लायंस। अब इसे हम दो भाग में बांटते हैं, एक तो इंटरनल कंप्लायंस जहां एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज पे लागू होते हैं, और दूसरा हम बांटते हैं इसको रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस। ठीक है, जहां एप्लीकेबल टू बैंक एज अ होल, जहां पूरे बैंक, आपके जो बैंक है किसी भी बैंक की बात करें तो सारे बैंक पे लागू, जैसे केवाईसी नॉर्म्स की हम बात करें, केवाईसी नॉर्म्स यहां पे सारे बैंक पे ही लागू है, तो ये क्या है रेगुलेटरी कंप्लायंस आपका आ जाएगा, केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपका इंटरनल कंप्लायंस क्या है कि इंटरनली आप किस प्रकार से यहां पे रूल्स बनाए हैं जो कि क्या है कि आपके सारे एम्प्लॉय पे लागू होंगे, तो ये आपके इंटरनल कंप्लायंस में आते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शंस, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या क्यों जरूरत है कंप्लायंस फंक्शंस को करना, क्यों कंप्लाई किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो इसके लिए देखिए यहां क्या कह रहा है कि यदि आप कंप्लायंस फंक्शंस प्रॉपर ढंग से करते हैं तो प्रमोट्स ऑर्डरली बिहेवियर्स, ठीक है, एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स स्पेशली द एम्प्लॉय। एक ऑर्डरली बिहेवियर, एक सही रूप में क्या है कि जो भी आपका एक दूसरे के साथ बिहेवियर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट क्या हो गया कि आप काम कर रहे हैं तो हर किसी को पता है कि क्या काम करना है, हमें किस प्रकार से काम करना है, हमें तो एक यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आती है। स्पेशली यदि हम बात करें एम्प्लॉय की कि किस प्रकार से हमें काम करना है, अब पता चलेगा कि कोई जो है सो केवाईसी आपका ले रहा है, कोई केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं। यदि आपके बैंक में प्रॉपर ढंग से कंप्लायंस फंक्शंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो है सो यूनिफॉर्मिटी आएगी आपके जो काम करने हैं तरीके हैं उसमें। बात समझ में आ गई? आगे रिड्यूसेस systemic vulnerability and resultant chaos in the system। सिस्टमैटिक जो vulnerability है मींस क्या हो गया
कि यदि आप केवाईसी, यहां बार बार केवाईसी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन यहां जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसको फॉलो करना कंप्लायंस है। एक बार 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 मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि रिड्यूस करता है, कंप्लायंस फंक्शन प्रॉपर ढंग से आप करते हैं तो रिड्यूस करता है सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटी, कि केवाईसी नॉर्म्स आपने पूरा नहीं किया, अब इसके वजह से क्या है कि फ्रॉड हुआ, मान लेते हैं कि फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड होने के वजह से क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को, जो बैंक आप है उस बैंक को बहुत ज्यादा आपको फाइन भी लगाया गया, रेपुटेशन खराब हुआ आपका बैंकिंग इंडस्ट्री। जब आप जैसे कि नीरव मोदी के कांड ही कहें, बात यदि करें, तो उसमें क्या है कि वहां पे कोलेटरल मेंटेन नहीं किए जा रहे थे, जिसके वजह से क्या है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया बैंक को। तो वहां पे क्या है, प्रॉपर जो गाइडलाइंस था उस चीज को फॉलो नहीं किया, कंप्लायंस नहीं हो पाया उस चीज का, उसके वजह से सिस्टम वल्नरेबिलिटी, पूरा सिस्टम ही जो है सो खतरे में आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और सिस्टम में पूरा कैओस जो है सो इस तरह से हो जाता है, पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यदि कंप्लायंस फंक्शन प्रॉपर ढंग से है तो इस चीज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। आगे क्या कर रहा है कि मिनिमाइज डेविएशंस एंड एवरेशंस। डेविएशंस जो है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके पतन का कारण बन सकता है, उस चीज को भी आप क्या करते हैं, कम करते हैं। सिस्टम में पतन का कारण बन सकता है जो डेविएशंस है, जो रूल्स कहता है उससे हट के काम करते हैं, तो इस चीज को भी यहां पे रोकता है यदि प्रॉपर ढंग से आप यहां पे कंप्लायंस फंक्शन फॉलो किए जाते हैं तो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉयलेशंस फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नाम सुने होंगे आप, क्या होता है, पीसीए, कि आरबीआई के द्वारा बैंकों पे पीसीए लगाया जाता है। पीसीए लगाने से बहुत सारी चीजों को आप नहीं कर सकते, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। तो इस चीज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ वायलेशंस फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो लगाया जाता है उसके लिए जो चीज है, उस चीज को जो वायलेशन किया जा रहा है उसको पहले से वो पता चल जाता है, ताकि उसके अनुसार से फिर काम करे और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई के द्वारा नहीं लगाया जा सके। बात समझ में आ रही है। लास्ट पॉइंट है आपका, इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, मोदी जी बार बार बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस मींस क्या होता है कि वैसे गवर्नेंस, वैसी सरकार चलाई जाए जो कि लोगों की क्या जरूरत है, लोगों का भी जो है सो सरकार तक पहुंच हो सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से जब आप सरकार आप चलाते हैं, ये आपका गुड गवर्नेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो वही यहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी वही चीज है कि गवर्नेंस जो है वो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो आपको इंप्रूव हो। मींस क्या है कि यदि सपोज करिए कि बैंक में आपके कोई एजेड पर्सन, सीनियर सिटीजन आते हैं और आप उसे थोड़ा सा एक एडिशनल सपोर्ट देते हैं, एडिशनल उसकी जो काम है उसको आप अच्छे ढंग से पहले कर देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि एक अलग रेपुटेशन, बढ़िया रेपुटेशन आपका बनता है। काम तो यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां क्या है कि एक अच्छे से आप जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस चीज को आप ला रहे हैं कि लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को किस प्रकार से जल्दी जो है सो उसके अनुसार से काम करना, तो ये आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। तो यदि आप कंप्लायंस फंक्शंस प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या है, यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है कि द बीसीबीएस बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन्स इन अप्रैल 2005 डिफाइंस। ये किस प्रकार से कंप्लायंस को डिफाइन करता है, ये कंप्लायंस रिस्क को डिफाइन करता है। कंप्लायंस रिस्क को क्या डिफाइन कर रहा है कि द रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन, कि वैसा रिस्क, वैसा कंप्लायंस जो रिस्क है ना, वो कब अराइज हो रहा है कि वैसा रिस्क जो लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस आप पे लगाया जा सके, है ना, कि यदि आपने कोई चीज को नहीं प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट किया तो आपको रेगुलेटरी सैंक्शंस लगाया जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, एक्चुअल में फाइनेंशियल आपका लॉस होगा, और लॉस ऑफ रेपुटेशंस, बैंक का रेपुटेशंस भी खराब होगा, है ना, may suffers as a result of its failure to comply with law, regulations, rules related self
रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इट्स बैंकिंग सर्विसेज, कि जब ये सारी चीजों को जो बताया गया नहीं करते हैं तब जाकर के आपका कंप्लायंस रिस्क अराइज होता है। ये किसके द्वारा है, यहां पे डेफिनेशन ये BCBS के द्वारा 2005 में ये बताया गया था। ठीक है, आगे है कि एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ RBI can impose penalty based on the deficiencies in regulatory compliance। आरबीआई के द्वारा यदि आपने कंप्लायंस आपको जो कंप्लाई करना है, जो कंप्लायंस फंक्शंस है उसे आप प्रॉपर ढंग से नहीं किए तो आरबीआई के द्वारा पेनल्टीज इंपोज किए जाएंगे। ठीक है, और ये किस एक्ट के द्वारा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इंपोज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप सेबी का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया आपने तो सेबी आप पे पेनल्टी इंपोज करेगा, नहीं। आरबीआई का पावर यहां दिया गया है कि आरबीआई यहां पे पेनल्टी इंपोज करेगा बैंक पे। ठीक है, एंड इज नॉट इंटेंडेड टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई फिर हर चीज के जो ट्रांजेक्शंस को जो भी हुआ है उसके वैलिडिटी को वो चेक करे, ऐसा नहीं है। यदि रिपोर्ट किया गया है और यदि उस ढंग से रिपोर्ट किया गया है तो फिर क्या है, आरबीआई उस पर पेनल्टी इंपोज करता है। वो ट्रांजेक्शंस की वैलिडिटी को चेक नहीं करता है। और क्या कि एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द बैंक्स विद देयर कस्टमर, ये सारी चीजों को प्रोनाउंस नहीं करता है, ये सारी चीजों को साबित नहीं करता है। लेकिन यदि रिपोर्ट ऐसा किया गया तो आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इंपोज किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, यदि बात समझ में आ गई तो आगे के वीडियो के लिए इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो आपके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट आएंगे। 3 वीडियो हो सकता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।